सबसे फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस दैट इज अ नॉर्मल फोर्स एंड ये आपसे बोला ही था इट कम इनटू एक्शन व्हेनेवर टू बॉडीज कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर एंड either it is a normal force, tension force, it is always electromagnetic in nature. Magnitude we will discuss later on, but we will discuss n equal to mg or n equal to mg cos theta. Direction perpendicular to the common surface, the common tangent डालेंगे और वहाँ पे हम लोग नॉर्मल डाल देंगे. उसके बाद कुछ डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको फील रहा है, जिससे आप आगे एफपीटी आप लोगों को बनानी है तो आपकी एफपीटी सही बने. आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. देयर आर टू वेजेस ऑफ द ब्लू कलर. एक वेज पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, और जहाँ पे दोनों वेज कांटेक्ट में आ रही है वहाँ पे हमने एक स्फीयर रखा है. अब आपको मन में क्या सोचना है? सबसे पहले जो भी सरफेसेस कांटेक्ट है उसको मन में दूर दूर कर लो. ऑन पेपर तो नहीं करना, मन में दूर दूर कर लो. इस ब्लॉक को मन में यहाँ ले लिया, हल्का सा डिस्टेंस, और m मास ये आपका है. बस मन में करना, आपको कुछ भी नहीं करना. बार बार रिपीट कर रहा हूँ. अब आपको पता चल गया ये इधर mg लगाएगा अर्थ, तो अर्थ पे भी mg लगेगा बिकॉज एक्शन रिएक्शन अभी आप स्टार्टिंग में सोचोगे तभी अच्छी तरह सवाल कर पाओगे. अब ये ग्राउंड को पुश कर रहा है, ये फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, तो ग्राउंड भी इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है. यानी इस ब्लॉक पर एफबीटी देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी. और यहाँ पे फिर देखो इस स्फीयर को थोड़ा सा दूर कर लो, हल्का सा दूर किया आपने मन में, और यहाँ टेंजेंट डालो जो आपने छोटी क्लास में डालते थे ना सर्किल पे टेंजेंट, और टेंजेंट पे आप सेंटर से पास करा दो, ये नॉर्मल आ गया. यहाँ पे भी सेंटर से पास करा दो, नॉर्मल आ गया. तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है. एंड आफ्टर दैट सेम चीज़ मैं यहाँ भी कन्वे कर दूँ आपको. एफबीटी बनाओगे, एक ब्लॉक है जिसका मास है m. अब ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? बेसिकली मैंने तुम्हें क्या कहा, mg हम वर्टिकल डाउनवर्ड लेंगे, लेकिन कुछ सवाल आते हैं थोड़े एडवांस लेवल के, वहाँ पे mg ऑलवेज एक्ट द वेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो उन सवालों में धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कहाँ पे लेना है. एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज, यहाँ पे भी आप टेंजेंट डालोगे उसके परपेंडिकुलर शो कर दोगे. ये एफबीटी तो किसकी बन गई? ब्लॉक की. और ये एफबीटी किसकी बन गई? अर्थ की. अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी, अर्थ पे mg ऐसे लगेगी. आई होप यहाँ पे भी आपको फील करना होगा. देखो एक हाँ बोलो. सर आप इससे पहले वाली स्लाइड लगा सकते हैं क्या सर एक बार? हाँ बेटा, जस्ट ये वाली बेटा. यस सर. बताओ बेटा, कोई डाउट? आगे चलूं? सर ये आपने सर ये Z क्या लिखा है सर? बेटा मैंने तुम्हें कहा मास की तरफ. एक सेकंड बेटा, आई थिंक आपको विजिबल है एक वेज तो ये है और एक वेज, ये दोनों वेज दिख रही है आपको. यस सर. एंड देयर इज वन स्फीयर, वन ब्लॉक ऑफ मास m एंड अनदर ब्लॉक ऑफ मास m. ये आपको दिख रहे हैं? यस सर. और मैंने आपको FBD1, FBD2, FBD3 बताया. मतलब वेज का भी FBD नहीं बनाया. अब अच्छा वेज का FBD कैसे बनाओगे वो भी तुम्हें बता देता हूँ. अगर इस रिएक्शन को तुम N1 मान रहे हो तो वेज पे रिएक्शन ऐसे लगेगी N1. इज इट ओके और नॉट? यस सर. अगर इस वेज का कुछ मास होगा तो इसका वेट लगेगा mg. अभी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. तो अब तुम देखो N1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा. इस कंपोनेंट की वजह से वेज इधर जाने की ट्राई करेगी. ये बात फील हो गई आपको? ओके सर. ओके नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया आपको. अच्छा फिर देखो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ अच्छी तरह से, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि एफबीडी में अगर आप मास्टर हो गए तो सवाल काफी आसानी से कर लेंगे आपको. सबसे पहले आपको क्या करना है, दूर दूर कर दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से. अब आपने दूर करना कल मन में. देखो मैं तो करके बता रहा हूँ, तुम्हें मन में करना क्योंकि खुद एग्जाम देने वहाँ इतना करने लगे तो टाइम पे तो इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं. आपने इसको हल्का सा दूर किया. अब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पकड़ लो. आपको शायद फील हो रहा होगा दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ऑल यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हिच आई वांट टू कन्वे टू यू. ये कहाँ पे टच हो रहा था? यस सर. और जहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ से 90 डिग्री एंगल बना लो बस. तो देयर आर टू नॉर्मल रिएक्शन N1 and N2 व्हिच आई हैव शोन हियर. अब तो कुछ फील हुआ? यस सर.
आगे देखो ना, अगेन अब आपको देखो खुद को बार बार दंगे कर रहा हूँ। आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर करो, जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके जाओगे बेटा, लेके जाओ सर, हल्का सा दूर लेके आओ, नीचे से भी उठा लिया, इधर से भी दूर कर लिया। अब जैसे उठाओगे तो आपको फील हो गया ये मेरा पॉइंट है जो कांटेक्ट में, फील हुआ सब लोगों को? यस सर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो। अब यहाँ पे आप टच कर रहे हो, देखो यहाँ पे टचिंग, देखो यहाँ पे टचिंग इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसा आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। Same thing here. Normal, the spherical body, cylinder, disc, I have written always pass to the center of the curvature structure. Center of curvature is center. That's not a big deal for you. And again here, वापस यहाँ पे भी देखो बेटा, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा मन में दूर करो, स्फीयर को हल्का सा डिस्टेंस पे लेके जाओ, तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फील हो जाएंगे। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फील हो जाएंगे तो यू कैन इजीली ड्रॉ द नॉर्मल। अब आपसे नॉर्मल ड्रॉ हो जाएंगे n1 n2। सर इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? अभी आने वाले हैं बेटे, अभी तो केवल आपको मैं नॉर्मल स्किल करा रहा हूँ कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे आप। अब देखो ओके सर। सेम थिंग, सेम। एक्चुअली बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नॉर्मल गलत ड्रॉ कर दिया तो फिर अपना पूरा मेहनत खत्म हो जाएगा। इसे आप नॉर्मल अच्छी तरह देख लेना, जब रिव्यू लोगे तब भी इनको अच्छी तरह करना, लाइक दिस। अब हम सवाल कर रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन, ऑल ऑफ यू ट्राई, जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बताओ। देखो समझो, मेरे साथ साथ आंसर देना। सवाल पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एफ फॉर ब्लॉक लूज कॉन्टेक्ट विद द प्लेटफॉर्म। जब भी कोई कॉन्टेक्ट लूज करेगा उससे आपको क्या फील हो रहा है, क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे? कोई भी बताएगा मुझे? मेन ये थीम है ब्लॉक लूज कॉन्टेक्ट विद द प्लेटफॉर्म, इससे आपको क्या फील हुआ कि क्या गिवन है? सर द ऑब्जेक्ट इज मतलब इन कॉन्टैक्ट हट चुका है। तो मतलब कॉन्टेक्ट हट चुका है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। इज इट ओके और नॉट? यस सर। ये इसलिए कि चीज छोटी छोटी चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आपके सवाल अच्छे हों। तो जहां भी लिखा ब्लॉक विल लूज द कॉन्टेक्ट, आपको फील हो गया नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी जीरो। अब मुझे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो करनी, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करूँगा आपके साथ। इफ आई से दिस फोर्स इज एफ, हियर इज द सरफेस, हियर आई कैन से कंपोनेंट ऑफ द एफ इज एफ cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज एफ sin थीटा। यहाँ पे एक मेरा वेट लग रहा है mg, यहाँ पे मेरी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। अब क्या मैं लिख सकता हूँ, वर्टिकल फोर्स n प्लस एफ sin थीटा इज बैलेंस बाय द mg। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को डाउट है या ओके है? यस सर। अब सवाल कह रहा है ब्लॉक लूज द कॉन्टेक्ट, हम तो समझते हैं लूज द कॉन्टेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन जीरो। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो करता हूँ, ऑल ऑफ यू एग्री, you will say f sin theta equal to mg and f must be given by mg upon sin theta। यस सर। यानी जो वैल्यू ऑफ फोर्स f है वो मिनिमम इतना होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा कभी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उठ जाएगा, कॉन्टेक्ट तो खत्म हो ही जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, f should be greater than equal to mg upon sin theta। is it okay or not? तो ये ग्रेटर वाला समझ में नहीं आएगी, तो ग्रेटर मतलब समझो बेटा, आई थिंक तुम्हें ये तो पता चल गया, अगर f इक्वल टू mg sin थीटा तो ऑब्जेक्ट उठ सकता है, हिल सकता है, ये बात फील हो गई? बोलो वापस वापस। इफ आई से f इक्वल टू mg sin थीटा, सपोज 10 न्यूटन, यानी अगर आप f की वैल्यू 10 न्यूटन लगाते हो तो यू नो ऑब्जेक्ट विल लूज द कांटेक्ट, ये बात फील हो गई क्या? यस सर।
तो इससे ज्यादा में तो अपने भी उठना है। तो फाइनल ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिखा होगा, एक ऑप्शन ये दिखा होगा, तो आप इसको टिक नहीं करके आओगे, इसको टिक करके आओगे। गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलो, बोलो भाई, हो गया हो तो। और सर लेकिन हमें से कोई फोर्स दे दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगा? उसके लिए सर हमें ये मेमोराइज करना पड़ेगा। नो बेटा, आप खुद देखो, ये तो आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। यानी इतना होगा तो हिल सकता है, ये तुम्हें पता है, और इससे ज्यादा होगा तो भी हिलेगा, ऑब्वियस है। अगर 10 न्यूटन पे हिल सकता है यस सर। तो 10 का 11 12 13, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, कंपटीशन में आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप इसको टिक करके आओगे तो गलत हो जाएगा, आपको ये टिक करना होगा। ये बात फील हो गई? यस सर। ये आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बताई थी? बेटा व्हेन अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। यस सर। आगे देखो, अब देखो तुम्हें पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, अब F इक्वल इज ग्रेटर देन mg अपॉन L साइन थीटा देर का सिचुएशन आपको अभी अभी आपने निकाला था, when F इक्वल टू mg अपॉन साइन थीटा, तब तो आपकी बॉडी जस्ट मूव कर रही थी, ये बात फील हो गई? यस सर। लेकिन दिस F इज ग्रेटर देन mg अपॉन साइन थीटा, तो एक्सीलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तो जस्ट इंटेंशन ऑफ मोशन है, ये तो हो गया आपका इंटेंशन, और यहाँ पे तो रियल मोशन हो गया, बॉडी एक्सेलरेट हो गई। अब आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? कोई भी एक जना केवल बोल दो कि हम ऐसा करेंगे, बस मुझे सुनना है आपका अप्रोच क्या है। अब ध्यान दो, सपोज ये ग्राउंड है, आप इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हो, तो आपको फील हो गया कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और वर्टिकल भी चल रहा है, ये बात फील हुई? यस यस। है ना? देखो, अगर मैं ऐसे पकड़ता और उठाता तो केवल वर्टिकल चलता, ऐसे पकड़ता उठाता केवल हॉरिजॉन्टल चलता, बट यहाँ तो एफ कोस थीटा भी आ रहा है और एफ साइन थीटा भी आ रहा है, इसका मतलब ब्लॉक का दोनों एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो रहा है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो रहा है। इज इट ओके और नॉट? यस सर। यानी अगर मैं ax निकाल लूं and if I am able to calculate the ay, I can easily calculate net acceleration is nothing but ax square plus ay square. Okay तो okay, doubt to doubt. यहाँ तक ठीक है? यस। अब सुनो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर फिर एक्सेलरेशन तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ये फोर्स है ना? बेटा f इक्वल टू ms से भी एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन इज f by m। यस सर। गुड। सभी लोग जैसे बेटा, सभी लोग पूछो, मन में डाउट मत रखो। अब यहाँ पे देखो, दिस फोर्स इज ब्रेकन एज f cos थीटा, आपने इधर कर लिया f sin थीटा या नॉर्मल रिएक्शन, एंड यहाँ पे mg। अब ध्यान देना, x एक्सिस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ओनली आई एम टॉकिंग फॉर x एक्सिस मोशन। व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन इन द x डायरेक्शन? सर एफ cos थीटा। This must be equal to mass into acceleration in the x direction. Can I say ax equal to f cos theta upon m? चेक करो। यस सर। अब आगे आ जाओ, सोच के बोलना अब। Which force is responsible for the motion in the y direction? सर एन प्लस एफ साइन थीटा। साइन थीटा प्लस नॉर्मल फोर्स। अब देखो, बस मुझे ये बोलना था, यहाँ पे नॉर्मल काउंट नहीं हो सकता, ये उठ गया, नॉर्मल तो जीरो हो गया ना भाई, ये कुछ कुछ फील हुआ? बस गलती, बस मिस्टेक तुम यही करोगे और कहीं नहीं करोगे। अगर तुमने सोच लिया कि वाई एक्सिस पे चल भी रहा है और तुमने नॉर्मल रिएक्शन में लगा ली, भाई ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
Can you Yes. explain again? Okay, beta normal will come into play when there is the contact of this body on this surface. Is it okay or not? ये क्लियर हो गया क्या तुमने? और जब बॉडी तो सर ऊपर, अभी वो कांटेक्ट में नहीं है। बेटा जब भी तो आपने फोर्स क्या लगाया, F is greater than mg upon sin theta। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था when F equal to mg upon sin theta body has a tendency to move। अभी देखा था। Yes sir, Yes, sir. lose तो जब contact। नॉट कांटेक्ट, जब कांटेक्ट नहीं तो n कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो y एक्सिस में जो फोर्स लिखोगे नेट, क्या लिखोगे आप लोग? F sin थीटा माइनस mg लिखोगे, n काउंट नहीं करोगे। मैं आपको जो कन्वे करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, समझ गए क्या आप पॉइंट? Yes, sir. And this must be equal to MAY। Then what is the acceleration in the y direction? You can easily calculate। सर इसमें माइनस mg क्यों किया? बेटा आप पहले इक्वेशन देखो, Yes sir। ये नेट ऊपर चल रहा है y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? F sin थीटा, नीचे की तरफ mg लग रहा है माइनस mg, नेट यही बचेगा। Okay sir। गुड। ay क्या होगा? F sin थीटा माइनस mg अपॉन m। क्या आपका ax भी निकल गया, ay भी निकल गया? बोलो। ओके Yes sir। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों की हैबिट होती है, हम लोगों की क्या हैबिट होती है, जैसे हम डायग्राम देखते हैं, हम लोग नेट अपवर्ड फोर्स बोलते हैं एन प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी, हम लोग ये बोलते हैं। इज इट ओके और नॉट? बट अब हमें एन को जीरो लेना है। आपको समझ में आ गया, व्हेन देयर इज नो कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। तो ये आपने चेक कर लिया था, व्हेन एफ इक्वल टू एमजी अपॉन साइन थीटा ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट खत्म हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन काउंट नहीं किया। अब आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर हम इसमें mg का कंपोनेंट लें जो f के ऑपोजिट है, तो देखो फिर बेटा, तो सर f इज एक ग्रेटर देन m। रुको बेटा, देखो क्या तुम एग्री करते हो mg का एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा? एग्री करती हो? यस सर। बिकॉज एंगल 90 डिग्री हो गया, तो फिर तुम ब्रेक कैसे कर सकते हो उसको एक्स और वाई में? नहीं कर पाओगे ना। सर x और y में नहीं सर, जैसे f जिस ओके एंगल एक पे बना हुआ है एक उसी सेकंड, एंगल पे। एक सेकंड, सपोज मैं इसको एफ मानता हूँ, तो तुम इसको ऐसे ब्रेक करना चाहती हो, तो ये ऐसे लग रहा है टुवर्ड दिस साइड, यस यही बोल। अब देखो बेटा, अभी सवाल को मैं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब जो तुम सवाल कर रहे हो उसमें हो सकता है तुम इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो वो सोच सकते हो, तो तुम्हारा जो लॉजिक है वो भी काम चल जाएगा। बट उसमें फिर देखो मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगा, ओनली इसी डायरेक्शन में सोचोगी, इस डायरेक्शन में नहीं सोचोगी। गुड। आगे देखो, चलो एक छोटा सा सवाल हो रहा है आप लोगों के लिए, ट्राई करो। एनी वन ऑफ यू जो मुझे आंसर बताना चाहे? देखो सपोज आप कहते हैं ये आपका एक ब्लॉक है, इसका मास है और ये आपका सरफेस है, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। सबसे पहले आपको पता लगेगा ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा mg, और सेम फोर्स अर्थ पे लगेगा mg, एक्शन रिएक्शन। आई थिंक दिस स्टेप इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। ये स्टेप सबको क्लियर है? Yes, sir. अब आप बोलेंगे ब्लॉक ग्राउंड को पुश करेगा नॉर्मल रिएक्शन n से, तो ग्राउंड भी ब्लॉक को पुश करेगा नॉर्मल रिएक्शन n से अपवर्ड। इज इट ओके?
यस सर। अब आप बोलेंगे बट सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग इन द अपर डायरेक्शन, यानी ये भी ऊपर ए एक्सेलरेशन चल रहा है और ये भी ऊपर ए एक्सेलरेशन चल रहा है। अब आपको इस ब्लॉक से मतलब है, कैन आई से net upward force is given by n minus mg and net force is given by mass into acceleration. This will be written as the mass into acceleration. So normal reaction in this situation is written as the ma plus mg, or you can say n equal to m a plus g. Is it okay or not? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर सेकंड डायग्राम में आपने जो सर ग्राउंड पे नीचे एन लगाया था तो ऊपर एक्सेलरेशन को शो किया है। बेटा पूरा सिस्टम ऊपर चल रहा है ना, ये दोनों मिलके सर एक लेकिन सिस्टम है। ग्राउंड तो रेस्ट ये पे आप रहेगा। ये आपका हाथ मान लो फ्रेंड, अब साथ का साथ चल रहा है, आपके हाथ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके सर। और लेकिन इससे सवाल क्या पूछा, कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो क्या आपको ब्लॉक के फोर्सेज ही देखने हैं। तो और देखो मैंने एक दिन पहले बोला भी था, जब आप एस्ट्रोनॉट बनोगे, रॉकेट में बैठे हो, रॉकेट ऊपर जा रहा है, इट इज वेरी टफ टू मूव द फिंगर। इस सेंटेंस में बार बार बोलता हूँ बच्चों को, जब भी ऊपर जाते हो नॉर्मल डायरेक्शन इंक्रीज, वेट इंक्रीज हो जाता है, एन इक्वल टू एम ए प्लस जी। और अगर आपका रॉकेट नीचे आ रहा है, अगर आपका रॉकेट नीचे आ रहा है तो इट विल बी जी माइनस ए। ये बात फील हो रही है, आप हल्के हो जाओगे। अभी अपने को इतना नहीं सोचना, इतना तो समझ में आ गया कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो नॉर्मल डायरेक्शन होगी एन इक्वल टू एम ए प्लस। इज इट ओके और नॉट? यस सर। चलो फिर आगे। चलो एक छोटा सा सवाल और है, ऑल ऑफ इट राइट। पहले आप लोग सोचो फिर मैं बोलता हूँ। अब ध्यान देना, देखो मैंने तुम्हें एक ही चीज सिखा रहा हूँ अभी, तुम छोटे बच्चे हो इसलिए। इन द फिजिक्स वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर आपने बड़ा तरीके से सवाल को पढ़ा है तो डेफिनेटली आप काफी कैलकुलेशन मन में कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, a satellite in the force free space, there is no force free space, sweeps stationary interplanetary dust at a rate of this। तो आपको पता चलना चाहिए कि सैटेलाइट के अंदर डस्ट आ रही है, ये बात आपको फील हो रही? बोलो बेटा। यस सर। आपको फील होना चाहिए सैटेलाइट का मास इंक्रीज हो रहा है, ये बात आपको फील हो रही है? सर लेकिन 10 का जो मास होगा सर वो तो नेग्लिजिबल होगा। व्हेन यू आर इन द इंटरप्लेनेटरी सिस्टम, यहाँ पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मास डाल दोगे तो बहुत इफेक्ट आ जाता है वहां। तो तुमने ये भी बताया, आई थिंक यू नो वेरी वेल, वन स्मॉल पार्टिकल इफ कोलाइड विद एरोप्लेन, एरोप्लेन कैन क्रैश, ये पता होगा तुम्हें, यस सर। है ना? तो मैं तुम्हें जो कन्वे कर रहा हूँ बेटा, तुम्हें कन्वे हो गया कि मास इज इंक्रीजिंग, ये बात आपको फील हुई? इतनी अभी मैंने इतना ही लाइन पढ़ा, आगे मैंने पढ़ा ही नहीं सवाल, तुम्हें फील कर रहा हूँ कैसे सवाल करते हैं फिजिक्स में। आर यू गेटिंग? मास इज इंक्रीजिंग। यस सर। तो मास इंक्रीज होगा तो रिटार्ड होगा, ये बात आपको फील हो गया? अब रिटार्ड हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, यानी अगर आप ऑप्शन में देखते हो, ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। गेटिंग और नॉट? पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता एक्सेलरेशन। बाई चांस कोई सवाल ऐसा होता है तो 3 पॉजिटिव होते हैं, एक ही नेगेटिव होता, तो जो बच्चा शार्प है वो इतना ही पढ़ के उसी ऑप्शन को टिक करके आ जाता है। जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ और कन्वे हो गई आपको? यस सर। यस सर। ये स्मार्टनेस है, इसको हम कहते हैं स्मार्टनेस, कि आपने टाइम सेव कर लिया। अब बाई चांस अपन इस सवाल को पूरा सोल्व करते हैं। तो देखो आपने क्या करना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट? एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप? मास अपॉन फोर्स, यानी फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। अब फोर्स की इक्वेशन देखो, मैंने आपको बताई थी dp बाई dt। फिर बेटा मैंने आपसे बोला था d बाई dt m इंटू वी। बेटा अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। इज इट ओके और नॉट? Yes. यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे सोच के,
What is the value of the dm by dt? Alpha V. Alpha v, it is given to you. अब ध्यान देना यहाँ पे, and v is constant. v is constant, अगर वो constant बोल रहा है, ये फैक्टर तो आपका हो गया 0. f इक्वल टू क्या हो गया? v dm by dt. dm by dt क्या लिखोगे? अल्फा v, अल्फा इंटू v v स्क्वायर. तो आपका यहाँ तक पहुँच जाओगे कि f इक्वल टू अल्फा v स्क्वायर. इसमें v कांस्टेंट कैसे आया? बेटा एक्चुअली वही है, वेरी स्मॉल चेंज आपको नोट नहीं कर पाया, तो उस मोमेंट के हम लोग v कांस्टेंट मान रहे हैं सैटेलाइट के सवालों में. जब भी आप देखते हो अर्थ के चारों तरफ, अगर आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट कौन ट्रेवल कर रहा है, एवरीवेयर द स्पीड इज कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग, यही बोलते हैं हम लोग. होता नहीं है बट हम लोग मानते हैं कैलकुलेशन में. तो बाई चांस आपको वेलोसिटी ये भी चेंज कर रखा है, कुछ सवाल आएंगे तो वहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करोगे. अब तो क्लियर हो गया. बोलो बेटा. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा. तो ये m dv by dt 0 कैसे बताया था? बेटा मैंने कहा इंटरस्टेलर स्पेस में हम वेलोसिटी कांस्टेंट मान के चलते हैं जब तक सवाल में दी नहीं दी होती है. तो dv by dt वेलोसिटी कांस्टेंट जब 0 होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा. अब देखो f इक्वल टू होता है ma इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा v स्क्वायर. यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी? अल्फा v स्क्वायर अपॉन m. इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. अब बताओ ऑप्शन बी आएगा या ऑप्शन सी आएगा? Sir, option B. ऑप्शन बी. बस ये ध्यान रखना, बस यही मिस्टेक होती है, आप कैलकुलेशन पूरा करते हैं और आप ऑप्शन सी टिक करके आ जाते हैं, जबकि आपको फील यही आना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव के लिए कि जैसे जैसे मास आ रहा है वैसे वैसे इसकी एक्सेलरेशन सॉरी बॉडी रिटार्ड हो रही है. इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी. इज इट ओके और नॉट? एवरीबॉडी इज क्लियर? सर ये नेगेटिव साइन क्यों आया? देखो बेटा, आप सवाल यहाँ पे पढ़ो. स्वीप्स आउट डस्ट. अब सैटेलाइट में डस्ट आती जा रही है, इकट्ठा करता जा रहा हो, तो उसका मास बढ़ रहा है. ये बात आपको फील होगी क्या? ओके सर. तो बस रिटार्डेशन होगी. तो कैलकुलेशन में आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जब आप टिक करने जा रहे हो कंपटीशन में तो आप नेगेटिव टिक कर रहे हो. ये आपको फील होना चाहिए. ठीक है, आगे चलो. Yes, sir. चलो ओके, ऑल ऑफ यू ट्राई इट. कोई भी मुझे एक्सप्लेन कर दे कि हम कैसे करेंगे ये. फ्रिक्शन तो मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस सवाल में थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत आ सकती है, उसको मैं बाद में ले लूँगा. फ्रिक्शन का अपने अभी बेस डिस्कस नहीं किया तुम लोगों से, इसलिए इसको मैं बाद में ले लूँगा. फ्रिक्शन पढ़ेंगे. चलो यहाँ पे आओ. देखो समझो मेरे साथ, मिलके करते चलो, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ध्यान दो बेटा. A open water wagon of mass this starts with initial velocity 1.2 meter per second. एंड इसके अंदर वो वाटर है जिसका मास कुछ आपको गिवन है, ये आपका मास है. विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए रेलवे ट्रैक. अब सबसे पहले सोचो आप, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन तो आपको एक बात फील होनी चाहिए, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन. px इज कांस्टेंट, मोमेंटम अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज कंजर्व्ड. ये बात आपको फील हो गई क्या? मैं एक एक पॉइंट तुम्हें इससे बोलूं, तुम्हें सवाल में चीजें पढ़ते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए. हाँ ऐसा कुछ करने को झटका लगने वाला है. when there is no extra force, when there is no friction is the external force, momentum will be conserved. यहाँ पे हम x एक्सिस में चला रहे हैं इसलिए x एक्सिस की बातें कर रहे हैं, और y एक्सिस में चलाते हैं y एक्सिस की बातें करते हैं. इज इट ओके और नॉट? मोमेंटम विल बी रिमेन कंजर्व. ये बात फील हुई?
है ना। ये सब चीजें तुम्हें विद इन 6 मंथ इतना एक्सपर्ट होना है कि आगे मैं जैसे आगे मैं बहुत अच्छे वहां पे चले जाएंगे अपन सॉलिड में, फ्लूइड में, वेव्स में, बस तब तक तुम चैंपियन हो जाने चाहिए कि सवाल में पढ़ो पॉइंट और निकालो सवाल, बस ये तुम्हारी मास्टरी होनी चाहिए सवाल की। तो ऑल ऑफ सर हाँ सर जैसे अपन ने एक स्टॉपिंग डिस्टेंस में सर जो वो इक्वेशंस बनती थी m2/m1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर, तो सर वो वाली इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? बेटा एक्चुअली तुम्हें ये तुम वर्गनीय थ्योरम की बात कर रहे हो, आई थिंक W इक्वल डेल्टा के, दिस इज हाफ mv स्क्वायर, आप ये वाली बात कर रहे हो। नो सर, सर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस में होती थी ना तो बेटा S1 बाय ये बेटा इसी से तो आएगी, देखो ना, तो तुम बोल रही हो इन दोनों इक्वेशन से तो आएगा जो तुम बताना चाह रही हो। वही तुम वहां पे W को क्या करती थी, F इंटू डी, डी इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस हाफ mv स्क्वायर, याद करो यही तो पढ़ा है, और v स्क्वायर को यहाँ से यस बट बेटा दिस F इज द एक्सटर्नल फोर्स, इज इट ओके। यस सर तो अब आपको शायद फील हो गया होगा कि यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, फील हुआ बेटा। यस सर चलो गुड, ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो इस तरह से टेक्निकली पूछते हैं। आपने पूछा अच्छा लगा, बट आई थिंक अब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, और आप जो बोल रहे हो उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ओके सर गुड बेटा, अब आगे देखो सभी लोग, ऑल ऑफ यू लिसन इट वेरी केयरफुली। हमने फर्स्ट सिचुएशन बनाई, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास है 5 × 10⁻³ किलोग्राम ऐसा सिस्टम, और कुछ वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकेंड विदाउट फ्रिक्शन ऑन द ओपन रेलवे ट्रैक। अब रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकल डाउनवर्ड इनटू द वैगन, द वेलोसिटी ऑफ द वैगन आफ्टर इट इज कलेक्टेड 10⁻³ किलोग्राम ऑफ वाटर। अब आपको कितना वेलोसिटी होगी, आई थिंक यू इंटेलिजेंट, initial momentum must be equal to final momentum because external force is not zero, sorry external force is zero। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या बेटा। Yes. अब मैं मोमेंटम तो मैं पता मास इनटू वेलोसिटी होता है, अब मैं इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूँ मास इनटू वेलोसिटी, अब मैं फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूँ मास m1, अब इस पानी भी तो आ गया ऊपर से 10 + 10⁻³ किलोग्राम इनटू फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है सिस्टम की, तो दिस इज 10 5 12 5 60, तो 6 बचा, 6 × 10⁻³ ये देखो 5 + 1 ये भी बचा 6 × 10⁻³ इनटू v, तो देखो आपका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। चेक करो आ गया तो बोलो आ गया, डाउट है तो बोलो डाउट है। सर अगर इसमें सारे जो ऑप्शंस है सर वो सिवाय आंसर वाले ऑप्शन के अलावा सर सारे 1.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होते तो अपन डायरेक्ट ही वो वाला कर देते ना जो 1.2 मीटर पर सेकंड से कम है। डायरेक्ट बट इसमें थोड़ा एक बार कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा, हो सकता है कि कुछ सवालों में बिना, क्योंकि अभी तो तुम्हें दिख गया वो लोग शैतानी कर देते हैं कंपटीशन में, यहाँ ग्राम कर देते हैं या तो कुछ लोग शैतानी कर देते हैं, तो अपने को कैलकुलेशन करने में समझदारी है, अदरवाइज मिस्टेक कर लेंगे। ओके सर ये तो क्लियर हो गया, मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपको, टाइम बहुत कम बचा हमारे पास, ये वाला आ गया। ओके सेम सिचुएशन, एक बार इसको आप पढ़ो। सबसे पहले अब आपको मुझे फील करके बताना, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, हमने थोड़ी देर पहले बोला था व्हेन f एक्सटर्नल इज 0 हम लोग जानते हैं मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, ये p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। क्या यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड? नो सर क्यों? सर इसमें क्वेश्चन में लिखा ही हुई है कि अपन को फोर्स बताना है दैट इज नीडेड टू फॉर द ट्रक टू मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। यस आपको ये वर्ड पकड़ना था यहाँ, गुड, कांस्टेंट स्पीड, वेरी गुड बेटा। जब भी यूनिफॉर्म स्पीड है तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, गुड बेटा, अब मजा आ गया अगर आपने पॉइंट पकड़ा दिया। सो ऑल ऑफ यू गेट सच पॉइंट इन द न्यूमेरिकल टू गेट द मास्टरी। तो अगर जैसे यूनिफॉर्म स्पीड लिखा आपको लॉजिक क्लियर हो गया, हाँ अब मैं मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता, वो तो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि स्पीड ही चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि मास अगर चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज होनी चाहिए, तभी तो मोमेंटम की बातें आएगी। m1 v1 = m2 v2, इज इट ओके टू एवरीबॉडी?
यस सर। अब मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। आपको फोर्स का फॉर्मूला वही लॉजिक है, dp बाई dt, d बाई dt mv F इक्वल टू v dm बाई dt प्लस m dv बाई dt। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। अब मुझे बताओ, dm बाई dt को जीरो करूँ या dv बाई dt को जीरो करूँ? सर डीवी बाई dt। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, सबको फील हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, सैंड इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपकी सैंड जा रही है। अब ये फोर्स लगाएगी ट्रक पे, कौन सी डायरेक्शन लगेगी ट्रक पे फोर्स? तो मुझे बताएगा, सैंड जब नीचे जा रही है ट्रक पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाती हुई जाएगी? सर डाउनवर्ड। बेटा डाउनवर्ड खुद जा रही है तो फोर्स तो ट्रक पे तो फोर्स ऊपर लगाएगी ना। ये बात फील हो गई क्या आपको? यस सर। है ना, अगर ये डाउनवर्ड है तो फोर्स कहाँ लगी? अपवर्ड। ये आपको बिल्कुल फील हो गया। देखो ये चीजें फील करनी है सवाल में। अब मुझे ध्यान समझ के बताना, if this force is perpendicular to the motion, I think everybody knows from class 9, work done is zero. ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? बिकॉज वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. एफ डी cos थीटा, थीटा 90 डिग्री, वर्क डन जीरो हो गया। वापिस सुनो, फ्रिक्शन भी एब्सेंट है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी एब्सेंट है, कुछ वर्क भी नहीं हो रहा है। इट मींस वी डोंट रिक्वायर एनी फोर्स टू कीप द ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन दिस डायरेक्शन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। समझ में आया तो बोलो समझ में आया, नहीं तो मैं वापस बोलूं पूरी कहानी। इजी ओके, या मुझे वापस बोलना है? और जो बच्चे सुन रहे हैं मेरी रिकॉर्डिंग वो उनसे वापस कहूंगा एक बार वापस घर पे बेटा फ्री रेंज में पूरा सुना करो, पूरा समझा करो। अब मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ, टाइम कम बचा इसलिए। सबसे पहले आपने यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड पढ़ा, स्पीड इज कांस्टेंट। आपके मन में एक बात आ गई, बताओ कौन सी बात आई? मोमेंटम कंजर्वेशन कैन नॉट, कंजर्वेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाई, ये बात आ गई। अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे जैसे जैसे सैंड नीचे गिर रही है, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन, ये जो नीचे गिर रही है वर्टिकली, तो फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड लगा रही है ट्रक पे, ये बात आपको फील हो गई? Yes. और आपको पता है परपेंडिकुलर फोर्स कैन नॉट डू द वर्क, ये भी आपको पता है, अगर फोर्स परपेंडिकुलर वर्क कर ही नहीं सकता। और फ्रिक्शन एब्सेंट है, इट मींस नो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ट्रक मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड इन डायरेक्शन, एंड आंसर विल बी जीरो। अब तो कुछ फील हुआ आप लोगों को?